मारो इसे और मारो इसे, ये इसी लायक है। अरे मारो यार। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। तो देर किस बात की है, अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे सरपंच ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं। मेरी कमर दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कमबख्तों ने जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है, चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है। दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो। अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा, तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है। फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहां आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो पैरों के निशान। अब क्या होगा, अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी। उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है वहाँ? बड़े मजे से सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया पास में पड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई शुरू कर देता है। ये ले, ये ले, इसी लायक है, ले। आप मर गए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ, ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर एक बड़े कपड़े में बांधकर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। हाँ? जमींदार अचानक अपने आप को चांटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? जमींदार साहब, अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई।
अरे मर गए रे, ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है। जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है। इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए, मनोहर भाई अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये क्या? अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है। मैं तो चला यहाँ से। अगली सुबह इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, पता नहीं कहाँ से हमारे गांव में एक भूत आ गया है। उसने कल रात को सरपंच और जमींदार की खूब पिटाई की और उनके सारे पैसे भी लेकर चला गया। हाँ भाई हाँ, ये भूत तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूत उन पैसों का करेगा क्या। अरे तेल में पकोड़े बना के तलेगा बेवकूफ। इस बात की चिंता करके कहीं वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आर्या, मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ। उस भूत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा देता है। इतने सारे रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं उस मोटे बब्बन को अपना शिकार बनाऊंगा। सुना है दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने मिले हैं उसे। रात होते ही कालिया बब्बन के घर में घुस जाता है। हाँ, मिल गई तिजोरी। अब जल्दी से इसे खोलकर सारे पैसे निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा खुल जा। खुल गई। कालिया पैसे थैले में भर ही रहा था कि तभी बब्बन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भाई क्या कर रहा है? हाँ? अरे हट। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। अरे मैं तो गायब हूँ, तू मुझे कैसे देख रहा है? कालिया अपनी घड़ी को देखता है। अरे इसे क्या हो गया है? हाय, लगता है बैटरी खत्म हो गई। अच्छा, तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा मेरा डंडा तो लाना। ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भागो। कालिया भागकर घर के बाहर जाता है। बाहर सभी गांव वाले हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं। अच्छा, तो तू वो भूत है? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आपके और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा और आज ही हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिक्षा, बुराई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है।
अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। जादुई टीवी। सुनो, तुम्हारे बाबूजी तो कब के गुजर गए। अब उनका जो सामान है वो पड़े पड़े कबाड़ा हो रहा है, बेच ही दो, कुछ पैसे आ जाएंगी। बात तो सही है, अगले संडे फुर्सत में यही करेंगे। अगले संडे रोहित सारा सामान कबाड़ी को घर बुला के दे देता है।
तभी उसकी नजर बाबूजी की पुरानी टीवी पर जाती है, जो इतने सालों तक कूड़े में पड़ी थी, फिर भी चमचमा रही थी। टीवी तो देखो, जैसे एकदम नई हो। हाँ, बाबूजी को टीवी देखना बहुत पसंद था। उनका सपना था कि वो टीवी पे आए। एक बार मौका भी था जब वो अपने गांव के गाने सुनाने किसी चैनल पर जाने वाले थे, पर मैं और मेरा भाई लड़ पड़े और बाबूजी को घर पर ही रुकना पड़ा। चला के देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लेते हैं, पर शायद ही चले। बाबूजी ने उस लड़ाई के दिन के बाद टीवी देखना ही छोड़ दिया था। टीवी चालू करने के लिए उसमें केबल वायर लगा दिया जाता है। एक न्यूज चैनल चालू हो जाती है। स्वर्ग की सीढ़ी के रास्ते हैं तीन, तीनों के तीन रास्ते हैं संगीन। पहला रास्ता है सांप की बीन, दूसरा रास्ता घर में बिछा कालीन, तीसरा रास्ता कलकत्ता से चीन। ये क्या बकवास खबर है, कुछ अच्छा लगा दो। अरे आप बोलो तो सही, कोई अच्छी खबर सुना देता हूँ। मेरा तो काम ही खबर देना है। अरे बाप रे, टीवी बात कर रही है। हाँ, ये न्यूज़ वाला मुझसे। हाँ हाँ, आपसे ही तो बात करूंगा ना, आपके घर में हूँ तो। अरे ये सपना है क्या? तुम हमसे बात नहीं कर सकते? अरे सपना नहीं भाई साहब, ये टीवी जादुई टीवी है। बोलो क्या खबर सुननी है, वरना ब्रेक लेने का टाइम आ जाएगा। सुप्रिया घबरा के टीवी बंद कर देती है। वो क्या था? अरे एक बार और चालू करके देखे, फिर से बात करेगा तो चैनल बदल देंगे। सुप्रिया फिर टीवी चालू कर देती है। अरे ऐसा कोई मुंह पे टीवी बंद करके जाता है क्या? मुझे बुरा लगा आपका नेचर। चाय पानी तो पूछो। सुप्रिया टीवी के बटन से चैनल बदल देती है। अब टीवी पर एक फिल्म चल रही है। अरे ये तो सूर्यवंशम है ना? हाँ, और ये ठाकुर को जहर की खीर दे दी और उसको पता भी नहीं है। ए भाई, खीर मत पीना, उसमें जहर है, मत पीना। ठीक है महाशय, जैसा आप कहें। हाँ। अरे आपकी बात मान ली, पूरी पिक्चर ही अब तो बदल जाएगी। मतलब ये सच में जादुई टीवी है? तभी वहाँ कबाड़ी आ जाता है। भैया, टीवी के 150 रुपए दूंगा, चलेगा? अरे 1.5 करोड़ में भी ना दे तुमको ये टीवी हम। अरे 1.5 करोड़ खरीदने को होते तो तुम्हारे घर में ये पानी चाय नहीं पीता, अंबानी या टाटा के घर बैठा कोल्ड कॉफी पीता। रोहित कबाड़ी का हिसाब करके उसे वहाँ से चलता करता है और अपने भाई शशिकांत को फोन लगा के बुलाता है। शशि थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। क्या हो गया भैया? अरे बाबूजी का टीवी याद है? हाँ हाँ, जिसमें घुसे रहते थे हमेशा वो, और अपने को कुछ नहीं देखने देते थे। अरे वो अब जादुई टीवी बन गया है। भैया, आपकी बकवास करने की आदत अब तक नहीं गई। अरे आपके घर में बच्चे हैं, अब तो बड़ों जैसी बात करो। रोहित जाके टीवी चालू कर देता है। टीवी पर एक जादू का शो हो रहा है जिसमें एक जादूगर है। अब मैं अपनी टोपी में से कबूतर निकालूंगा। श्रिंग ब्रिंग शरिंग बम फोपा फुफी फुफा पाउ। टीवी से कबूतर निकलता है और शशिकांत के सर पर आकर बैठ जाता है। भैया, ये क्या हो रहा है? भैया इसे उड़ाओ। ए कबूतर, जा जा, कबूतर चल निकल। अब मैं टोपी में से सांप सुनते ही शशिकांत कांप जाता है और भाग के टीवी बंद कर देता है। भैया सॉरी भैया, मैं समझ गया ये सच में जादुई टीवी है, पर एक बार और ट्राई करते हैं। पर भाभी, कोई दूसरा चैनल लगाओ जिसमें डर ना लगे। सुप्रिया टीवी चला देती है और न्यूज लगा देती है। अरे कितने दिनों बाद मुझे याद आया, बताइए क्या खबर सुनाओ। और ये नया आदमी कौन है? ये मेरा भाई है शशिकांत। ओह यस, वही है ना जिससे तुम लड़ लिए थे किसी बात पे
और तुम्हारे बुढ़ाओ पिताजी गुस्सा हो गए थे और टीवी को संन्यास दे दिया था। हैं? तुमको कैसे पता ये सब? इस टीवी में रहने वाले आदमी से लेकर कबूतर तक को तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी बातें पता है, इसलिए तो ये जादुई टीवी है। ये टीवी क्या कर सकती है वैसे? तुम जो मांगो दे सकती है। कहानी बदल सकते हो, खबर बदल सकते हो, कोई चीज मांग सकते हो। अरे भैया, ये टीवी मैं लेके जा रहा हूँ। बाबूजी का लाडला तो मैं ही था ना। अरे ऐसे कैसे? मैं बड़ा बेटा था। अब तक मेरे घर में टीवी थी ना। अब तक कहाँ गए थे पिताजी के लाडले? तुम्हारी गलती का एहसास भी है। अरे भैया, ज्यादा ना बोलो वरना भूल गए आपके दांत तोड़ दिए थे मैंने उस लड़ाई में। मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करता है। रुक। दोनों भाई हाथापाई पे उतर जाते हैं। रुक, बताता हूँ तुझे कि कौन बड़ा है। अरे छोटे का दम तो देख लीजिए आप। ये खबर आपके बाबूजी को देता हूँ। तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। अरे शायद टीवी नाराज हो गया। और लड़ लो, आए बड़े खली बनने। टीवी से एक तेज रोशनी निकलती है और टीवी में बाबूजी दिखाई देते हैं। बाबूजी, आप इतना चकरा क्यों रहा है? अपने बाप को नहीं पहचानता क्या? ये तो ऐसा ही है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। अरे चुप कर, तुम दोनों ही उल्टे हो। तुम्हारी वजह से मैंने टीवी में आने के सपने को छोड़ दिया, तुम्हारी लड़ाई की वजह से। और तो और, जितना मैं अपनी बीवी को नहीं देखता था उतना टीवी को देखता था, वो भी छोड़ दिया तुम दोनों की लड़ाई की वजह से। और अब मरने के बाद जब मैंने टीवी को जादुई टीवी बना दिया तो भी तुम इसका फल लेने की जगह लड़ रहे हो। अरे तुम तो लायक ही नहीं हो। अब तुमको बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। बाबूजी चले जाते हैं। टीवी बंद हो जाता है। रोहित और शशिकांत गिड़गिड़ा के टीवी के सामने हाथ जोड़ के बाबूजी को बुलाते हैं, पर टीवी सिर्फ धुआं निकालता रहता है। बहू बनी मुसीबत। गांव माधोपुर में शशि बहन का परिवार रहता था। शशि का एक बेटा, बहू और बेटी थी। पति और बेटा किसान थे जो सुबह खेत में जाते और सारा दिन मेहनत के बाद शाम को घर लौटते। शीला भी घर में रहकर सिलाई का काम करती। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी। वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती। लेकिन बहू का हाल निराला था। वो काम कम और मिन मेख ज्यादा निकालती, जिससे शशि और उसकी बेटी काफी परेशान रहते। एक दिन, माँ ये क्या है? ओहो, जितना बोलो लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भाभी क्या हुआ? और माँ अभी सिलाई कर रही हैं, उन्हें बार बार मत उठाइए। मुझे बताइए हुआ क्या है? ये देखो सोनम, दूध उबल रहा है और बस गिरने ही वाला है। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तो बह जाता सारा। अरे पर मैं तो अभी देखकर गई थी और गैस भी धीमी थी। हमेशा दूध सामने खड़े होकर ही उबाल दिलवानी चाहिए, ठीक है ना? सोनम को मेघा की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्लेश ना हो ये सोचकर वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचती है कि वो कैसे मेघा को सबक सिखाए। एक दिन मेघा ने कहा, सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ भाभी? जब देखो परेशान सी घूमती हो। खुश रहा करो भाभी, इससे ना स्किन ग्लो करती है। सोनम, फेस तो मेरा वैसे भी ग्लो करता है, देखो। और कितनी गुणी भी हूँ मैं। तुम्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। देखो जरा, देखो अपने कमरे का हाल देखो, सारा संतरे का छिलका जमीन पर फैला है। अरे ससुराल में ऐसे ही रहोगी क्या? भाभी करना ही क्या है, वहीं पड़े पड़े सूख जाएंगे, फिर पीस कर पैक बना लेंगे। आप भी ना भाभी, चिल करो। मेघा गुस्से से वहां से निकल जाती है
हर बात पर मीन मेक करने वाली मेघा एक दिन फिर चिल्लाने लगती है। माँ, अरे माँ सुनो तो जरा। अब क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो, देखो जरा ये कांच का कटोरा जिसे टेबल के किनारे रखा है। अरे किसी का एक हाथ लगेगा और ये गिर कर टूट जाएगा। तभी मेघा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाती है, जहां उसके पीछे शशि भी आ जाती है। मेघा के कमरे में उसका शीशा गिर जाता है। लगता है बहू, तुमने अपना शीशा कोने में रखा होगा, तभी गिर गया। जरा दूसरों को सीख देने से पहले खुद भी अमल कर लिया करो। वहीं कमरे में पर्दे के पीछे छिपी सोनम हंस रही होती है। मेघा काफी परेशान रहती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचती है कि कैसे वो अपनी सास और ननद के सामने खुद को होशियार साबित करे। एक दिन मेघा सोनम से कहती है, सोनम आज ना मैं तुम लोगों को चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ। देखना मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर तुम भी ना ससुराल जाकर वैसा ही खाना बनाना और सबका दिल जीत लेना। मेघा किचन में जाती है। घर पर आज सभी मौजूद हैं, तो वो लोग भी मेघा के हाथ के खाने का इंतजार करते हैं। किचन में मेघा ढेर सारा चाउमीन बनाती है और हर किसी की प्लेट में डालकर सबको दे देती है। अचानक उसका पति हिमांशु बोल उठता है, क्या है ये, कितना गंदा बना है, छी। मेघा की शक्ल रोनी सी हो जाती है कि तभी सोनम बोल पड़ती है, ओहो भाभी ये क्या बनाया है? ऐसा बनाऊंगी मैं ससुराल में जाकर, तो वो लोग तो पक्का मुझे भगा देंगे ऐसा खाना खाकर। पूरा घर हंसने लगता है। तभी मेघा की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हाँ दूसरों को सीख देने से पहले खुद का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेटी की विदाई। कहानी एक ऐसी बेटी की विदाई की है जिसके मायके से जाने का मकसद कुछ और ही था। क्या है माँ, कितनी सिंपल शादी की है मेरी, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। अरे बेटा, कैसे तेरी शादी धूमधाम से करती। तुझे कहा तो था कि 1 साल रुक जा, थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाता तो अच्छे से कर देती शादी। अभी अभी तो तेरे पिता का देहांत हुआ है। दुनिया तो बातें बना रही है कि पिता की मौत को 6 महीने नहीं हुए और बेटी को लव मैरिज करने की पड़ी है। बोलने तो जो बोलते हैं बोले, मैं किसी से नहीं डरती। अरे पर बेटा बात तो सही है ना, कुछ दिन तो रुक जाती। वाह, क्यों रुक जाती? और मयंक को कोई और लड़की पसंद आ जाती तो क्या करते माँ बोल? अरे पर बेटा ऐसे डर कर क्यों रहना? अगर वो तेरे लिए 1 साल नहीं रुक सकता था तो शादी करके तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। उफ़ो, अब बस माँ लेक्चर कम दो ना। पापा की तबीयत काफी वक्त से खराब थी, सभी जानते थे कि उन्हें जाना है। फिर मयंक और मेरी शादी की उम्र भी तो हो रही थी। माँ क्या बोलती, बेटी से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मेघा के पिता का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। पिता से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले मेघा के भाई को कुछ होश ही नहीं रहता। बेटा आकाश, कब तक ऐसे पापा को याद करता रहेगा? जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा। हाँ, जैसे तुम और मेघा बढ़ गए। आप लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आई। पापा को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों ने घर पर मंडप सजा दिया। माँ को पता था कि आकाश इस बात को 10 बार बोलता है। वो उसे समझाती भी तो क्या। बेटा मेघा को लड़का पसंद था, फिर पापा भी तो मेघा की शादी को लेकर चिंता किया करते थे ना। और देख मयंक है भी कितना अच्छा लड़का, दहेज में 1 पैसा नहीं लिया और शादी भी कितनी सिंपल थी। बेटा आकाश माँ के इस बर्ताव से दुखी हो जाता है। वो वहां से चला जाता है। वहीं मेघा ससुराल जाती है, जहां मयंक कहता है, देख मेघा, साफ बात है, मेरे घर में माँ तो है नहीं, पापा भी साथ नहीं रहते। मैं भी बिजनेस और काम के चक्कर में तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, तो देख ले तू क्या करना है। मेघा जो घूमने फिरने की शौकीन थी, वो अब 4 दीवारी में बंद कर रह जाती है।
वो सोचती है कि क्या करे, कैसे शादी के पहले जैसी जिंदगी एंजॉय करे। मयंक, मैं माँ के घर जा रही हूँ, तुम 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिन में 4 बार तुझे लेने और छोड़ने आऊं, समझी? ये क्या हो गया है मयंक? शादी से पहले तो बड़ा प्यार था, अब ऐसी भाषा। मेघा माँ के घर जाती है। जिस मेघा को पिता के घर पर खूब अच्छा खाने पहनने मन चाहा घूमने मिलता था, वो मेघा पति के राज में बंद कर रह जाती है। मेघा के मायके में उससे मिलने उसकी मामा की बेटी आती है। हाय मेघा, ये क्या पहना है? कोई डिजाइनर साड़ी नहीं ली? हाँ वो क्या है ना, घर पर ही हूँ तो ये सिंपल सी। ये वही मेघा है जो सोने के लिए भी महंगे महंगे पजामे पहना करती थी। क्या हो गया मेघा, पति के पास पैसे की कमी है क्या? अब क्या था, मेघा को खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी मामी बोल पड़ती है। मेघा, वैसे बड़े शहर की लड़की थी तू, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे छोटे से शहर में शादी कर ली? वहाँ ना अच्छा पहनावा है ना अच्छा खान पान। हाँ वो क्या है ना, मयंक का बिजनेस वही है तो इसलिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं घूम तो आया कर। अब मेघा क्या कहती कि मयंक के पास पैसे नहीं है, कहाँ तो इतना घूमने फिरने की शौकीन मेघा। अब क्या करे सबके जाने के बाद। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मयंक से शादी करके। मैंने तो पापा का जाना भी नहीं देखा। मयंक जो पैसा दिखाया करता था वो पैसा उसके पास है ही नहीं। ऊपर से छोटा शहर, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ना कोई मॉडर्न कपड़ा पहनो, ना कहीं घूमने जाओ। माँ, मेरी जिंदगी तो किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई है। देख बहन, अब यहाँ तो कुछ है नहीं। पापा के जाने के बाद तुरंत तेरी शादी के कारण सब लोग हमसे नाराज हैं। अरे तो मैं कौन सा कोई बहुत खुश हूँ? मैं भी तो जैसे तैसे लाइफ काट रही हूँ। अरे तो की क्यों शादी? कोई तेरी उम्र भी इतनी नहीं हो रही थी, तब तो लव मैरिज के चक्कर में तूने शादी कर ली। और अब रो रही है कि शहर छोटा है, मयंक के पास वो पैसा नहीं है जो वो दिखाया करता था। क्यों? अब वो तेरा पति है, वो जिस हाल में रखे रह, समझी? जो बात माँ को समझानी चाहिए थी वो भाई समझा रहा था, लेकिन लालची मेघा को अब मायके में रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा। कारण आराम और महंगी शौक। बेटा, मयंक का फोन आया था, वो बोल रहा था कि खाना नहीं खा पा रहा है ढंग से, तो मेघा को भेज दे। भगा रही हो? साफ साफ बोल दो कि ससुराल चली जाओ। क्यों, नहीं रखा जा रहा है क्या बेटी को? अरे कैसी बात कर रही है मेघा, तू तो मेरी औलाद है, क्यों नहीं रखूंगी तुझे भला? तेरा ही तो घर है ये। लेकिन वाह, जब मेरा घर है तो रहने देना। वैसे भी कौन सी पापा की नाक रही है कि बेटी शादी के बाद मायके में आ पड़े तो कट जाएगी। तभी भाई आता है। देख मेघा, बहुत हो गया तेरा। जिंदगी कोई खेल नहीं है जो तू जैसी मर्जी वैसे करे। किसी के घर की बहू बनकर गई है तो वहाँ की भी निभानी है ना। बकवास मत करो, घर पापा का है और मेरा भी हक है। मैं कल ही वकील बुलाकर बात करती हूँ। माँ के तो पैरों तले जमीन ही हिल जाती है कि ये क्या बोल रही है। वो बेहोश होने ही वाली होती है कि बेटा उन्हें थाम लेता है। माँ क्या हो गया? प्लीज परेशान ना हो माँ। अरे बेटा, समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की परवरिश में मैंने कौन सी कमी छोड़ी। ये जैसा कहती गई मैं करती रही। तो मैंने कौन सी गैर कानूनी बात कर दी है? जो है वही तो कहा। क्यों? अरे बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। इस घर को उन्होंने बहुत ही जतन से बनवाया था। मैं इस घर के टुकड़े नहीं होने देना चाहती हूँ। नहीं होगा माँ। ठीक है, तू वकील को लेकर आना चाहती है ना, ठीक है लेकर आ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पापा पर लाखों का कर्जा था जो मैं चुका रहा हूँ, उसका आधा कर्जा तू चुकाएगी। तभी वहाँ मयंक आ जाता है। मेघा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। आए दिन तुम मायके में पड़ी रहती हो, मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने घर और परिवार से ज्यादा जरूरी बड़ा शहर पसंद है। वैसे तुमको ना ये बात शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना। मेघा को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। कहाँ तो उसने एक ऐश की जिंदगी सोची थी, लेकिन हाय रे, ये क्या हो गया। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग ऐसी बात ना करो। मैं कहाँ से पापा का कर्जा भरूंगी? मयंक, तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? मैं घर चलती हूँ।
मुझे माफ कर दो माँ, मेरी विदाई कर दो। विधवा की शादी। सिर्फ 30 साल की थी नीलम जब एक कार हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उसकी गोद में था उसका 4 साल का बेटा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। नीलम को सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पति की मौत क्या हुई, नीलम की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरे बेटे को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तूने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ है। तुझे अपने पति के जाने का जरा भी गम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ रोकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तो क्या करेगी? पार्टियां मनाएगी? अरे एक तो मेरा बेटा मर गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मेरा भी पति गया है और इस बात से मुझे कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो मेरा 4 साल का बेटा बहुत रोता है, अपने पापा को याद करता रहता है। उसे दिखाने के लिए ही सही मेरा ठीक से रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? यहाँ घर में रह रहकर मेरा दम घुटता है। पूरा दिन मुझे अपने पति की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही घर से बाहर जाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा चटक मटक रंगों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया हमारे बारे में बातें करेंगी। अपनी सास की बात मानकर नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस में नीलम की एक सहेली बनती है दिव्या। नीलम, तुम हमेशा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आती हो? दिखने में इतनी सुंदर हो, जॉब करती हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, 1 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनने चाहिए, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो अपनी जिंदगी जीना ही गलत है, लेकिन तुम कब तक ऐसे रहोगी? जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम लोगों की तरह रंगीन कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहूं, लेकिन फिर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। देखो, तुम जॉब करती हो, तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार होती है और रंगीन कपड़े पहन लेती है। ये देखकर नीलम की सास को गुस्सा आ जाता है। देखो बहू, तुम्हें समझाया था ना, अब तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मम्मी जी, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और सफेद कपड़े पहनने से आखिर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पहन सकती मैं रंगीन कपड़े? क्योंकि सफेद रंग विधवाओं के लिए बना है और तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने का अब कोई हक नहीं है। तभी वहाँ पर नीलम की सहेली दिव्या आ जाती है। वो नीलम की सास की सारी बातें सुन लेती है। आंटी जी, विधवा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे और रंगीन कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा। एक विधवा लड़की बाकी के सारे काम तो करती है ना, खाना खाती है, घर के काम करती है, फिर रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? वो इसलिए ताकि विधवा होने के बाद किसी दूसरे आदमी की नजर में ना आए। अरे रंगीन कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी, फिर कल को आकर कहेगी मुझे दूसरी शादी करनी है, तब हम क्या करेंगे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है, नीलम को भी है। चलो नीलम, तुम यही कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। नीलम रंगीन कपड़े पहनकर अपनी सहेली दिव्या के साथ ऑफिस चली जाती है। कुछ इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अब पति के जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? देखो, नए दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तुमने देखा ना, कितनी मुश्किल से सफेद रंग के कपड़ों से मुक्ति मिली है, और अब रंगीन कपड़े पहनूंगी, दोस्त बनाऊंगी तो समाज मुझे वैसे ही जीने नहीं देगा। इस मामले में तुम्हें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए नीलम। लोगों का काम क्या है? बातें बनाना ही तो है। कुछ दिनों के बाद नीलम के ऑफिस में एक लड़का आता है। उसका नाम अमर था। वो धीरे धीरे नीलम को पसंद करने लगता है और एक दिन वो नीलम से कहता है,
नीलम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुंचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का? और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियाँ नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहां से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहां पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहां पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहां पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने। कितना अच्छा डिजाइन है ना? अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ना, मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तो देखो, ये नीलम वहाँ पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम, जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियाँ हैं। ये सब तुम्हारे लिए। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो, तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। नाचने वाली से शादी। दिनेश एक बार अपने दोस्त अमर की शादी में उसके गांव गया। दिनेश और उसके दोस्त शादी में जमकर मजे कर रहे थे। अमर की शादी में एक नाचने वाली लड़की भी आई थी, जिसका नाम था अमृता। उसका नाच देखकर वो लड़की दिनेश को बहुत पसंद आ जाती है। जब वो लड़की शादी में डांस करके वहां से जाने लगती है, तो दिनेश उसके पास जाता है। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। जी शुक्रिया, डांस की बात तो सही है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई।
इसमें समझना कैसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आपको पता नहीं क्या, मैं नाचने वाली हूँ और हम जैसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। बहुत लड़के आते हैं तुम्हारी तरह बातें बनाने वाले, शादी के प्रपोजल्स लेकर लेकिन शादी कोई नहीं करता। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को साथ में लेकर आना। मैं तुम्हें यहीं इसी गांव में मिलूंगी, ये मेरा पता है। शादी होने के बाद दिनेश अपने घर लौट आता है। अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अमृता नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, लेकिन ये अमृता है कौन? किसकी बेटी है? कैसा घर बार है, कुछ बताओ भी। बस सीधे आकर शादी की बात कर रहे हो। वो क्या है ना, वो लड़की एक नाचने वाली लड़की है। मेरे दोस्त अमर की शादी में मैंने उसे नाचते हुए देखा था। क्या? नाचने वाली लड़की? नहीं नहीं नहीं, नाचने वाली लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। लेकिन माँ, मैंने उससे वादा किया है, मैं उसी से शादी करूंगा। वादा करने से पहले अपने माँ बाप से पूछना जरूरी नहीं समझा? किसी भी नाचने वाली को ऐसे शादी का वादा करके चले आए? लेकिन पापा, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, क्या पता आपको भी वो पसंद आ जाए। दिनेश के माँ और पापा दिनेश और अमृता की शादी के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन दिनेश के मम्मी पापा अपने गांव से बाहर कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक गाड़ी वाला दिनेश के पापा के स्कूटर को टक्कर मारकर चला जाता है। दिनेश के मम्मी और पापा दोनों सड़क पर घायल होकर गिर जाते हैं। तभी वहां अमृता आती है। अरे अंकल आंटी, आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अमृता दिनेश की मम्मी और पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उनका ख्याल रखती है। जब दिनेश हॉस्पिटल पहुंचता है, अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्या ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? वहाँ सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। क्या ये वही लड़की है बेटा जो तुम्हें पसंद थी? हाँ माँ, यही तो है अमृता, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हमारी सोच गलत थी। ये लड़की तो बहुत अच्छी है और हम तुम्हारी इससे शादी करवाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद दिनेश और अमृता की शादी हो जाती है। अमृता एक नाचने वाली थी और इसलिए वो किसी भी तरह की आवाज पर नाचना शुरू कर देती। एक दिन जब वो किचन में खाना बनाते वक्त झूम झूम कर नाच रही थी। अरे बहू, तुम यहाँ किचन में खड़ी होकर डांस क्यों कर रही हो? यहाँ कौन सा गाना बज रहा है? मम्मी जी, वो कुकर की सीटी का म्यूजिक है ना, बस उसी पर डांस कर रही थी। आप भी सुनिए ना, कितना अच्छा म्यूजिक है। अरे अब कुकर की सीटी पर कौन डांस करता है? अजीब नाचने वाली बहू मिली है। माना दिल की अच्छी है, लेकिन कुकर की सीटी पर भी नाचती है। भगवान भला करे। कुछ दिनों बाद दिनेश के पड़ोस वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और सारा दिन मजदूरों के हथौड़े चलाने की आवाज आती रहती। उस आवाज की वजह से अमृता घर का सारा काम छोड़कर डांस करती रहती। ये देखकर दिनेश के पापा कहते हैं, बेटा, तुम नाचने वाली बहू तो ले आए, लेकिन ये तो हथौड़ों की आवाज पर भी डांस करती है। और बेटा अपने घर का काम बिल्कुल छोड़ दिया है। सारा दिन बस मजदूरों के औजारों की आवाज पर डांस करती रहती है। कल मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो मुझसे कहती है, पापा बाद में देती हूँ, अभी तो डांस कर रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो। माँ पापा, आपकी बात सही है। अमृता के ऊपर तो डांस करने का नशा कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। लगता है इसके पुराने काम का भूत इसके सिर में फिर से घुस गया है। अरे लेकिन बेटा, हम क्या करें? अब ये पूरा दिन इसी तरह नाचती रहेगी तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? एक दिन दिनेश और उसका परिवार जंगल में पिकनिक मनाने जाने का प्लान करता है। दिनेश, उसकी पत्नी अमृता और माँ बाप चारों मिलकर जंगल में पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जंगल के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अरे क्या मुसीबत है ये? कौन है ये लोग? ये तो हमें जिंदा जलाकर खा जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा? सही कहती हो माँ, ये तो जंगली लोग हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे
डरने से बेहतर होगा कि हम अपने आप को बचाने का कोई उपाय सोचें। तुम्हारा क्या है, तुम तो नाचने लग जाओगी। तुम्हारा दिमाग भी काम करता है और तुम्हारे तो पैर भी काम करते हैं। अरे माँ, ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ये जंगल के लोग हमें पका कर खा जाएंगे। वो जंगली लोग दिनेश और उसके परिवार के हाथ पैर बांधकर उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो आग जलाकर जोर शोर से नाचते हैं। उन्हें नाचता देखकर अमृता के अंदर की नर्तकी भी बाहर आ जाती है और वो पेड़ से बंधे बंधे ही जोर जोर से अपने पैरों से ठुमके लगाने लगती है। तभी एक जंगली बोल पड़ता है, लड़की, तुम यहाँ पेड़ से बंधे बंधे क्यों नाच रही हो? क्योंकि मुझे तुम जंगलियों से ज्यादा अच्छा डांस करना आता है। अरे जाओ जाओ, हम जितनी तेज डांस करते हैं उतना तो तुम कर ही नहीं सकती। लगा लो शर्त। अच्छा ठीक है, लगी शर्त। अगर तुमने हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस किया तो हम तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ देंगे। और अगर तुम हार गई तो हम तुम सबको जिंदा जलाकर खा जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बजाओ तुम्हारा जंगली ढोल, देखते हैं कौन कितना डांस करता है। वो जंगली लोग जोर जोर से ढोल बजाकर नाचना शुरू कर देते हैं। दिनेश और उसका परिवार उनके नाच की स्पीड देखकर दंग रह जाता है। अमृता भी उनके साथ बराबर से नाचने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे अमृता ने अपने डांस की स्पीड को कम कर दिया। क्या हुआ, हवा निकल गई तुम्हारी? बढ़िया है हमसे जीतने वाली। बस 1 मिनट रुक जाओ, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। अब तक अमृता धीरे धीरे नाच रही थी ताकि वो सारे जंगली थक जाए और अमृता बाद में जोर जोर से डांस करके उन्हें हरा दे। और ऐसा ही हुआ। अमृता ने अब तेज स्पीड से नाचना शुरू कर दिया। सारे जंगली अब तक थक चुके थे। देखा, अब पता चला कौन ज्यादा अच्छा और तेज नाच सकता है। हाँ हाँ, तुम ही हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस करती हो। हमने मान लिया, बहुत थक गए, बस भी करो। अरे अभी कहाँ से बस करो, तुम कहो तो मैं दिन रात लगातार नाच सकती हूँ। हम तुम्हारे आगे हार मानते हैं, तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ। देखा माँ, आज नाचने वाली बहू ने हम सबकी जान बचा ली।